Hello everyone, welcome back to ASR classes. This is राजन कुमार साहा, your social science faculty. आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो है चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि सीबीएसई की बुक में जो है एंड ऑफ बायोपॉलिटी के नाम से है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। न केवल बोर्ड एग्जाम के नजरिए से देखें, बल्कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं और एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह टॉपिक उसमें भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द एंड ऑफ बायोपोलरिटी, है ना, ये टॉपिक है हमारा आज का, जो आज जिसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके ऊपर आज हम पूरा संक्षेप में जो विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बर्लिन वॉल है। बर्लिन वॉल से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली बर्लिन जो था ये जर्मनी का कैपिटल था, है ना। चलिए देखें, एक समझने के लिए एक डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं इसे, ठीक है। बर्लिन ये क्या थी? कैपिटल थी किसकी? जर्मनी की। जर्मनी की क्या थी? ये कैपिटल थी। अब इसे बनाया कब गया था? नाइनटीन 1961 में इसे बनाया गया था, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी थी? 150 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, ठीक है। अभी और डिटेल में जाएंगे, पहले एक ओवरव्यू देख लो इस बर्लिन वॉल के बारे में, फिर और ज्यादा डिटेलिंग करते हैं इसको अभी हम, ठीक है। और इसे टोपल कर दिया गया था इसे टोपल कर दिया गया था 1989 में। किसके द्वारा? जो वहां की साधारण जनता थी ना, उनके द्वारा इसे क्या कर दिया गया? इस दीवार को गिरा दिया गया। अब बात है ये दीवार बनी क्यों, ठीक है, क्यों, कैसे ये अस्तित्व में आई। अगर हम जाते हैं थोड़ा डिटेल में, तो हम जब देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, तो जब नाजिस फोर्सेस का अग्रेशन हुआ, तो ये क्या हुए, एरिया को कंकोर करते हुए ये पोलैंड के बॉर्डर तक पहुंच गए। पोलैंड रसिया का जो आज बॉर्डर है वहां तक ये पहुंच गए, ठीक है, सबको जीतते हुए, सबको हराते हुए। लेकिन क्या था कि रसिया जो था, यूएसएसआर जो था, ये क्या था, एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी कंट्री थी। तो जाहिर सी बात है कि इसके पास आर्मी क्या होगी? बहुत लार्ज होगी, है ना। इसके पास क्या थी? लार्ज आर्मी थी, ठीक है। जब इन नाजिस फोर्सेस का सामना जब इस यूएसएसआर की फोर्सेस हुआ, इस बड़ी वाली फोर्सेस से हुआ, तो इन्होंने क्या किया? इनको डिफीट करना शुरू कर दिया। किसको? नाजिस फोर्सेस को। और डिफीट करते हुए वो कहां पहुंच गए? बर्लिन की कैपिटल तक पहुंच गए, ठीक है। कहां तक पहुंच गए? बर्लिन की कैपिटल तक, ठीक है। ये बर्लिन की कैपिटल एक दीवार हमने मान लिया है, ठीक है। तो यहां तक ये पहुंच गए। जब यहां तक पहुंचे, तो ये वाला जो एरिया था, ठीक है, ये वाला मतलब कौन सा? ईस्टर्न बर्लिन। ईस्टर्न बर्लिन जो था ये किसके कंट्रोल में आ गया? कंट्रोल्ड बाय यूएसएसआर, ठीक है। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा? ये यूएसएसआर के द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा। जबकि इसके जो वेस्ट साइड वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसे कौन कंट्रोल कर रहा था? कंट्रोल्ड बाय यूएसए, ठीक है। अच्छा, ये अगर हम देख रहे हैं तो हम ये क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कि केवल एक कंट्री दिख रही है जो इस वाले हिस्से को कंट्रोल कर रही है। दूसरी कंट्री हमें यहाँ पे यूएसए दिख रही है जो कि इसके वेस्टर्न पार्ट को कंट्रोल कर रही है। केवल ये कंट्री नहीं थी, ये जो डिफरेंस था, केवल एक एरिया, एक टेरिटरी का नहीं था, बल्कि किसका भी था? एक आइडियोलॉजी का भी था। किसका डिफरेंस था? एक आइडियोलॉजी का भी डिफरेंस था। कैसी आइडियोलॉजी? अगर हम देखें तो हमें पता है कि 1917 में रसिया में क्या हुआ? रेवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ यहाँ पे?
एक रेवोल्यूशन हुआ जिसे हम रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब ये 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो इस रेवोल्यूशन में जो है कौन किनकी जीत हुई? इस रशियन रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पर कौन सी सरकार बनी? कम्युनिस्ट सरकार बनी। किसकी गवर्नमेंट बनी? कम्युनिस्ट की बनी। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें यूएसए में, तो यूएसए कैसा था? ये कैपिटलिस्ट था। क्या थे ये? कैपिटलिस्ट, मतलब पूंजीवादी। ये पूंजीवादी थे, ये कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट एक ही बात है। ठीक है, अब इसमें क्या था ना कि देखो, जब हम इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे की जस्ट अपोजिट है। ये इधर जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा? उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, इस रेवोल्यूशन में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पे फॉर्म होती है। ठीक है, और इसके बाद जो है यूएसए की बात करें तो यूएसए में कैपिटलिस्ट मॉडल था, आइडियोलॉजी थी। ये कहते थे कि भाई हम किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को अलाउ नहीं करते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी को उन्होंने पूरी तरीके से क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। जबकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये फुल्ली तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे, है ना। मतलब प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट क्या करती थी? यहाँ की सपोर्ट करती थी, और यहाँ पे क्या करती थी? उसको पूरी तरीके से बैन लगा रखी थी। तो इस तरीके से देखें तो इन दोनों ही आइडियोलॉजी, ये जो विचारधारा थी, ये दोनों एक दूसरे की क्या थी? विपरीत थी। ठीक है, तो चूंकि चैप्टर का नाम क्या है? एंड ऑफ बायोपोलरिटी, तो इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? यूएसएसआर के बारे में बात करेंगे। चलिए, जो आपका जो बुक है, जो स्टार्ट होता है आपका फर्स्ट पॉइंट, वो सोवियत सिस्टम से स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं क्या सोवियत सिस्टम। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, जो कि क्या है? सोवियत सिस्टम। ठीक है, सोवियत सिस्टम जानने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, हिस्ट्री में जाना होगा, इसके इतिहास में जाना होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1917 में यहाँ पे क्या हुआ? रशियन रेवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ यहाँ पे? रशियन रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, अब इस रशियन रेवोल्यूशन में जो है दो तरह के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। कौन? एक रेड पीपल और दूसरा कौन थे? व्हाइट पीपल। कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे? दो तरह के लोग जो है इस रेवोल्यूशन में, इस क्रांति में हिस्सा लिए हुए थे, एक दूसरे के विपरीत लड़ रहे थे। कौन कौन? एक जो रेड पीपल और दूसरा कौन थे? व्हाइट पीपल। जो रेड पीपल थे ये क्या थे? यूएसएसआर के नेटिव्स थे, है ना। मतलब वहां के जो मूल निवासी जो थे ये रेड पीपल थे। जबकि जो व्हाइट पीपल थे ये जो है यूरोपियन कंट्री और अमेरिका अमेरिका से जो लोग आए हुए लोग थे। ठीक है, ये व्हाइट पीपल कौन थे? जो यूरोपियन कंट्री या फिर अमेरिका से ये लोग जो है यहाँ पे आके बस गए थे और यहाँ पे आके अपना पावर जो है स्टेब्लिश कर लिए थे, ये वो लोग थे। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें ये किसका सपोर्ट कर रहे थे? मोनार्की का। किसका सपोर्ट कर रहे थे? मोनार्की का सपोर्ट कर रहे थे। आपको पता होगा कि 1917 से पहले यहाँ पर जो है जार डायनेस्टी थी, है ना, है ना। इसी के अगेंस्ट ये रेड पीपल जो है क्या कर रहे थे? ये रेवोल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, इसके अगेंस्ट, इसी के अगेंस्ट क्या कर रहे थे? ये अगेंस्ट ये रेवोल्यूशन हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ये जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ, चूंकि देखो कभी भी अगर आप देखोगे तो जो साधारण लोग हैं किसी भी देश की अगर देखेंगे तो हम लोअर मिडिल मिडिल, है ना, या फिर एकदम जो गरीब तबके के लोग हैं, अगर उनकी हम जनसंख्या की बात करें तो हमेशा उनकी जनसंख्या किसी भी देश में ज्यादा होती है। तो इसी तरीके से ठीक यूएसएसआर में भी, रशिया में भी क्या थी कि जो रेड पीपल थे ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? कौन लोग थे? ये वहां के कॉमन लोग थे, साधारण लोग थे, है ना, जो छोटे मोटे काम करते थे, वकील, डॉक्टर, है ना, इस तरीके के लोग जो है इसमें शामिल थे। तो इनकी जनसंख्या भी क्या थी? पॉपुलेशन भी इनकी क्या थी? ज्यादा थी, लार्ज पॉपुलेशन थी। और फाइनली इन्होंने क्या किया? इस जार डायनेस्टी को खत्म कर दिया। खत्म किया तो यहाँ पर जो है जैसी ये खत्म हुई जार डायनेस्टी, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की गई, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाई गई। ठीक है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाई गई। जब ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी तो इस गवर्नमेंट के जो है पहले जो लीडर थे, जो फर्स्ट प्रीमियर बने, जो वहां के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, वो कौन बना? व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, ये वहां के फर्स्ट प्रीमियर बने, वहां के फर्स्ट जो है लीडर बने। ठीक है, तो जब ये वहां के फर्स्ट प्रीमियर बने तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम यूएसएसआर को जो है क्या बनाएंगे?
एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इगैलिटेरियन सोसाइटी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जब 1917 के रेवोल्यूशन में रेड पीपल जीत गए, इन्होंने जाट डायनेस्टी को उखाड़ फेंका, खत्म कर दिया, तो वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के जो लीडर थे उनका नाम था व्लादिमीर पुतिन, यही अरे व्लादिमीर लेनिन, और यही व्लादिमीर लेनिन ही जो वहां के फर्स्ट प्रीमियर बने या प्रेसिडेंट बने आज की तारीख में कह लो। ठीक है, तो जब ये प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने क्या कहा, चूंकि भाई पूरा सिस्टम इन्हें दोबारा बनाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो था ये डायनेस्टी सिस्टम था, पूरा मोनार्की की तरह काम होता था, लेकिन अब यहाँ पे कम्युनिस्ट सिस्टम आ गया, तो इन्होंने क्या कहा कि हम पूरे सिस्टम को चेंज करेंगे, और उस सिस्टम का क्या नाम दिया उन्होंने? इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन का मतलब क्या था? इक्वालिटी। इगैलिटेरियन का क्या मतलब बताया उन्होंने? इक्वालिटी। ठीक है, तो चलिए आइए अब देखते हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी के अंदर जो है क्या क्या सिस्टम थे, और यही सिस्टम ही बाद में क्या कहलाया? सोवियत सिस्टम कहलाया। देखिए, जब व्लादिमीर जो लेनिन थे, जब उन्होंने इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात की, तो हम देखते हैं कि उस सिस्टम के अंतर्गत, उस सोसाइटी के अंतर्गत कौन से सिस्टम उन्होंने बनाए। तो इसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। ठीक है, कौन कौन से पार्ट में? एक तो उन्होंने क्या बनाया? पॉलिटिकल सिस्टम। दूसरा क्या था? दूसरा क्या बनाया इन्होंने? इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, चलो पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हैं। पहले हम किसको देखते हैं? इसको देखते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत जो है सबसे पहला इन्होंने जो काम किया, वो सबसे पहले क्या किया इन्होंने? पहले इन्होंने क्या कर दिया? सबसे पहला जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर लाया इन्होंने, पहला जो इनका सिस्टम था, इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से क्या कर दिया? बैन कर दिया। क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे रशियन रेवोल्यूशन के जब बारे में बता रहा था मैं, तो वहां पे मैंने बताया था कि ये दोनों सिस्टम क्या थे? एक दूसरे के अपोजिट थे। ठीक है, कौन कौन से सिस्टम? एक जो है कम्युनिस्ट सिस्टम, और दूसरा जो था आपका कैपिटलिस्ट सिस्टम। बताया था ना आप लोगों को कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट कैसे थे? ये यहीं से निकल के आ रहा। देखो, प्राइवेट प्रॉपर्टी बैन कर दिया किसने? इस सोवियत सिस्टम ने। ठीक है ना, जबकि यूएसए क्या कहता है? कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे जितना आप गेन कर सकते हो, प्रॉफिट कमाओ, अमीर जितना बन सकते हो बनो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। ठीक है, कोई भी इंसान प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता था। लेकिन देखो, जब गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्रॉपर्टी बैन कर दिया, इसका मतलब यह है कि कोई भी आदमी प्रॉपर्टी नहीं रख सकता था। तो उसकी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी, जो उसकी नीड थी, वो कैसे पूरी होती थी? तो गवर्नमेंट इस बात की गारंटी देती थी कि वो क्या करेगी? उसकी जो बेसिक नीड है उसे क्या करेगी? पूरा करेगी। बेसिक नीड्स को क्या करती थी? गवर्नमेंट ही पूरा करती थी। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट देखो क्या था? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ट इकोनॉमी क्या मतलब हो गया? जो भी इकोनॉमिक डिसीजन थे, ठीक है, जो भी इकोनॉमिक डिसीजन थे वो केवल और केवल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते थे। कोई भी, जब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रही, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी प्लान बनेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिक प्लान हो, सभी के सभी प्लान क्या होंगे? किसके द्वारा लिए जाएंगे? गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे। और गवर्नमेंट कौन सी थी? जो कि कम्युनिस्ट थी, है ना, जो कि व्लादिमीर लेनिन जिसके लीडर थे, वो गवर्नमेंट थी। ओवरऑल कंट्रोल भी किसके हाथ में था? इन्हीं के हाथ में था। ठीक है, इन्होंने थर्ड अगर हम पॉइंट देखें तो इन्होंने क्या किया? सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को इन्होंने लाया। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई हमें जो है अपोजिशन नहीं चाहिए। हमारा जब एम, हमारा जो गोल है वो क्या है? इक्वालिटी है। और जब गोल हमारा एक है, और उस गोल को अचीव करने के लिए हमें एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है।
तो इन्होंने क्या किया, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को ही इन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन किया। दूसरी अदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने अलाउ नहीं किया। और ये जो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी थी वो कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ही थी। ठीक है, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ही थी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तीसरा क्या था, चौथा क्या पॉइंट था, इन्होंने जो ऑपोजिशन थी, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, अब यहीं से निकल के आ गया, जब सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है तो कोई ऑपोजिशन पार्टी भी नहीं होगी, है ना, है कि नहीं। तो फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो क्या की थी, ओवरऑल जो कंट्रोल अपने हैंड में रखी थी। किसके हाथ में था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के। ठीक है, ओवरऑल कंट्रोल किसके हाथ में था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के हाथ में था। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देख लो, लिख देते हैं उसको भी, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप याद करेंगे तो पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत आपके जो है 5 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना। नो ऑपोजिशन, ठीक है, कोई इनके खिलाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। जैसे अभी आप देखोगे इंडिया में, तो इंडिया में क्या है, मेजर जो है दो पॉलिटिकल है तो बहुत सारी, लेकिन अगर मेजरली देखें हम हमारे पार्लियामेंट में जो सही तरीके से काम कर रही है तो उसमें जो है दो हमें मेन देखने को मिलती है, एक रूलिंग पार्टी मिलती है, दूसरा क्या करता है, अपोजिशन पार्टी होती है जो कि उनकी पॉलिसीज को लेकर क्रिटिसाइज करती है, किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या था, चूंकि इन्होंने सिंगल पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन किया था, ठीक है, जो कि कौन थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, सभी तरह के जो कंट्रोल थे ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के ही हाथ में थे, दूसरा कोई डिसीजन लेने वाला नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से देखे तो इनके पास कोई ऑपोजिशन पार्टी भी नहीं थी, है ना, कोई ऑपोजिशन नहीं था जो इनको क्रिटिसाइज कर सके। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम देखने के बाद हम क्या देखते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम देखते हैं इनका कैसा था। क्या देखने जा रहे हैं हम, इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत अगर हम देखें तो जो पहला पॉइंट हमारा निकल के आता है, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्या निकल के आता है, स्टेट ओनरशिप, है ना। स्टेट ओनरशिप का शिप का क्या मतलब है, कि सब कुछ जितना भी इकोनॉमिक डिसीजन है, जितना भी कुछ इनके यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जा रही है, जो भी कुछ रिफॉर्म किया जा रहा है, वो केवल किसके द्वारा किया जा रहा है, स्टेट के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी इसमें प्राइवेट प्लेयर नहीं है, कोई भी प्राइवेट कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो भी कुछ डिसीजन लिए जा रहे हैं, इकोनॉमिक डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो किसके द्वारा लिए जा रहे हैं, केवल और केवल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड क्या मतलब था, कि जो, जब यहाँ पर किसी भी तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउ नहीं है तो गवर्नमेंट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी कि वह लोगों की जो है बेसिक नीड को पूरा करे। ठीक है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, है ना, उनका जो है रोजगार, इस तरह की चीजों को जो है गवर्नमेंट ही क्या करती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी। जब इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट लेती थी तो उनके पास सेविंग क्या होती थी, नथिंग होती थी, लगभग जीरो के बराबर क्या होती थी, सेविंग होती थी। तो जब इनके पास किसी प्रकार की सेविंग नहीं है तो ये एक्स्ट्रा अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो यहाँ के लोग थे वो क्या हो रहा था, एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या कर रहे थे, जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, जीवन जी रहे थे किसके अंदर, मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देखो, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जब
कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, सबकी बेसिक बेसिक नीड को पूरा करने के लिए या मिनिमम मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की जिम्मेदारी ले ली है, तो अनएम्प्लॉयमेंट स्वाभाविक से है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इसका क्या था, बहुत अच्छी मतलब गुणवत्ता का जो था या बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप यहाँ पे क्या था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, जो कि क्या करता था, कनेक्ट करता था इंटीरियर से लेकर, मतलब बड़े बड़े शहरों को, बिग सिटीज को कनेक्ट करता था। ठीक है, किसको, एक्सटीरियर एरिया को, जो दूर दराज के एरिया होते थे उनको क्या करता था, ये कनेक्ट करता था किससे, विलेजेस से। ठीक है, दूर दराज के जो गांव होते थे, जो एक्सटीरियर एरियाज था, उससे ये क्या करते थे, कनेक्ट करते थे। ठीक है, तो इनके यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी क्या था, अच्छा था, वेल डेवलप्ड था। ठीक है, जो बड़े बड़े शहरों से कनेक्ट होकर दूर दराज के गांवों तक भी जुड़ा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिफ्थ, रिसोर्सेस। ठीक है, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेस की कमी नहीं है, आज भी पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस किसके पास है, इन्हीं के पास है। क्या था इनके पास, इनका अपना खुद का ऑयल था। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज थी इनके पास। ठीक है, माइनिंग थी इनके पास। तो कहने का मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेस था, ये सब कुछ था इनके पास, कुछ भी इनको बाहर से इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है ना, तो रिसोर्सेस से भी भरे पड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, मशीनरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मशीनरी। ठीक है, मशीनरी। अब कहा जाता है ऐसा कि देखो, अगर हम देखें तो अगर यूएसए जो है, ये इंडिया की, वर्ल्ड की क्या थी, लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। ठीक है, आज भी है ये। यूएसए क्या थी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। और मैं क्वेश्चन ये कहूं कि सेकेंड लार्जेस्ट कौन था या कौन सी कंट्री है। ठीक है नहीं थी। ठीक है, तो सेकेंड जो लार्जेस्ट कंट्री थी वो कौन थी, यूएसएसआर थी। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। ठीक है, तो इसीलिए जब ये सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो ये क्या करते थे, ये मैन्युफैक्चरिंग करते थे, प्रोडक्शन करते थे किसका, पिन टू कार। ठीक है, पिन से लेकर कार तक जो है ये क्या करते थे, ये यूएसएसआर में प्रोडक्शन होता था। कहने का मतलब ये कि जो उनके लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी, जो नीड थी, ठीक है, वो क्या करते थे, ये केवल और केवल अपनी मशीनरी के द्वारा, अपने जो है प्रोडक्शन के द्वारा ही उनकी नीड को क्या कर देते थे, पूरा कर देते थे। ठीक है, इनको किसी भी चीज के एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी बात किए थे हम लोग को पॉलिटिकल सिस्टम में भी, ओवरऑल कंट्रोल किसके हाथ में था, सीपीएसयू, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, किसके हाथ में था, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में था। ठीक है, तो बेसिकली देखें तो ये 7 जो है इकोनॉमिक सिस्टम हमें निकल के सामने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। तो पहला कौन सा था, स्टेट ओनरशिप, टोटल कंट्रोल किसके हाथ में था, स्टेट के था। ठीक है, कोई भी दूसरा पॉलिटिकल प्राइवेट जो है प्रॉपर्टी या प्राइवेट कंपनी नहीं थी जो कि इकोनॉमिक डिसीजन को ले सके। ठीक है, दूसरा क्या था, गवर्नमेंट इस बात की जो है गारंटी लेती थी कि वह लोगों की जो है मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड को जो है मेंटेन करके रखेगी, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और चीजें शामिल थी। ठीक है, और इस तरीके से अगर जब गवर्नमेंट लोगों के मिनिमम
लिविंग स्टैंडर्ड की जो है गारंटी लेती थी, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या था, नहीं था। ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरीके से डेवलप था, जो बड़े बड़े शहरों को दूर दराज के गांवों से क्या करता था, कनेक्ट करता था। रिसोर्सेस इनके पास अच्छी मात्रा में जो ऑयल, गैस, ठीक है, गैस, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अच्छी तरीके से डेवलप था। मशीनरी इनके पास डेवलप थी, जो कि क्या कर रही थी, कार से लेके पिन से लेके कार तक का प्रोडक्शन कर रही थी। सभी तरह का कंट्रोल किसके हाथ में था, सीपीएसयू गवर्नमेंट, है ना, के हाथ में था। सीपीएसयू मतलब कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में जो है सभी तरह का जो है कंट्रोल था। सॉरी, एक पॉइंट भूल गया था, देखो वो पॉइंट है कंज्यूमर इंडस्ट्री, ठीक है, क्या था, कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री का क्या मतलब है, जो ये बड़ी बड़ी जो है कंपनियां हैं, मशीनरी हैं, जो ये प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस कर रही हैं, उसको खपत कहाँ होगा, कौन उसको कंज्यूम करेगा। तो इनके पास क्या था, पॉपुलेशन भी अच्छी थी, एरिया भी जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट था, है ना, और है भी, ठीक है। तो उनके पास जब पॉपुलेशन थी, तो ये पॉपुलेशन क्या करती थी, इन इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन हो रहा था, जो प्रोडक्ट बन रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी जिनकी, उनको ये खुद ही क्या कर लेते थे, कंज्यूम कर लेते थे। कंज्यूमर भी इनके पास क्या थे, अपने ही लोग थे, और ये कंपनियों में, इन फैक्ट्रियों में बनने वाले गुड्स को जो है ये खुद ही कंज्यूम कर लिया करते थे। तो ये मेजरली जो है इनके इकोनॉमिक सिस्टम के पॉइंट्स थे, ठीक है। देखिए, अभी हम लोग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम देखे हैं, तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को हम देखते हैं जब एकदम अच्छे से, अगर इसको क्लोजली आप मॉनिटर करोगे, देखोगे, समझने का प्रयास करोगे, तो इन्हीं पॉइंट्स में ही क्या है, सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के रीजन है, ठीक है। यहीं से आप वो पॉइंट्स निकाल सकते हो जिसकी वजह से जो है यूएसएसआर क्या हो गया था, कोलैप्स हो गया था, टूट गया था, ठीक है ना। अभी आप देखते हो तो क्या है, रशिया है ना, यूएसएसआर तो है नहीं, रशिया है, ठीक है। ये रशिया पहले नहीं था, पहले क्या था, ये यूएसएसआर था। जब ये 1991 में कोलैप्स हुआ, तो उसके बाद जो है ये डिवाइड हो गया 15 कंट्रीज में, तो उसमें से जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री थी वो रशिया थी, ठीक है। तो इसी का डोमिनेंस है। अब इन पॉइंट्स को अगर हम देखें ध्यान से, तो हमें क्या निकल के मिलता है, इस सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक देखने को मिलते हैं, कुछ खामियां देखने को मिलती हैं जो कि इस सिस्टम के अंदर थी। आओ उन खामियों को देखें, क्या है वो खामियां, ठीक है। ड्रॉबैक देखते हैं, तो चूंकि हमें पता है कि कंट्रोल किसके हाथ में है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या कर रही थी, पूरा कंट्रोल कर रही थी ना भाई, है कि नहीं, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा पॉलिटिकल सिस्टम पे देखें, तो इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट जो ड्रॉबैक था इसका, इन्होंने डेमोक्रेसी का एंड कर दिया था। क्या हो गया था, डेमोक्रेसी एंड हो गई थी, खत्म हो गई थी, डेमोक्रेसी को इन्होंने क्या कर दिया था, पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, ठीक है। एंड ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अभी देखो हम लोग भी डेमोक्रेसी में रहते हैं, है ना, लेकिन हम लोगों के पास कितनी आजादी है, कितने हम, हाँ, यहाँ तक कि हम अपनी गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इवन यहाँ तक कि अपने प्राइम मिनिस्टर को भी हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कम्युनिस्ट सिस्टम की बात करें, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंदर जो सिस्टम डेवलप हुआ था, उसमें उन्होंने डेमोक्रेसी को एंड कर दिया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे खत्म हो गई थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या हो गई थी, पूरी तरीके से खत्म कर दी गई थी। कोई भी जो है इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकता था, ठीक है, इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी बोल नहीं सकता था, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या हो गया इसका ड्रॉबैक में, कि इन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, दूसरा पॉइंट क्या था, रशिया डोमिनेशन, ठीक है, या रशियन डोमिनेशन, ठीक है। किसका डोमिनेशन था, रशिया का डोमिनेशन था, ठीक है। अगर हम यूएसएसआर की बात करें, है ना,
यूएसएसआर क्या था, 15 कंट्रीज से मिलकर बना था। कितनी कंट्री से? 15 कंट्रीज से मिलकर बना था। लेकिन इस 15 देशों में मात्र एक देश जो है क्या था, सबसे पावरफुल था, ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, देखो और एक चीज समझने की कोशिश करो, ये जो 15 कंट्री थे ना, इसमें कुछ कंट्री कहां से थे, यूरोपियन कंट्री थी। ठीक है, और कुछ जो है सेंट्रल एशियन। सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी। देखो, डोमिनेशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये इसके जो है खत्म होने का, सोवियत सिस्टम को एंड होने के लिए जो जिम्मेदार कारक था, उस कारण में से एक इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर हम इस पॉइंट को देखें तो रशिया की क्या थी, डोमिनेशन थी। ठीक है, जबकि अगर हम यूरोपियन की बात करें, ठीक है, जैसे पोलैंड हो गया आपका, हंगरी हो गया, यहाँ इवन यहाँ तक कि जर्मनी हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम सेंट्रल एशिया की बात करें तो जितने भी किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अर्मेनिया, है ना, ये सारी कंट्री क्या थी, सेंट्रल एशियन कंट्री भी क्या थी, यूएसएसआर का पार्ट थी। अब अगर हम देखें तो इनका कल्चर, ठीक है, कल्चर, रिलीजन, ठीक है, प्रैक्टिसेस, फेद, ये सब क्या था, इनसे डिफरेंस था, इनसे क्या था, डिफरेंट था। ठीक है, उसी तरीके से यूरोपियन कंट्री का जो कल्चर, रिलीजन क्या था, इनसे डिफरेंट था। और जब ये कल्चर, रिलीजन, फेथ, प्रैक्टिसेस, ये जब एक दूसरे से अलग हैं, तो यहाँ पे बैठे बैठे इनके लिए डिसीजन कैसे लिए जा सकते थे, नहीं लिए जा सकते थे। लेकिन फिर भी रशिया क्या कर रहा था, इनके ऊपर अपना जो है जो भी डिसीजन होता था वो इनके ऊपर थोप देता था। ठीक है, और कई सारे डिसीजन ऐसे होते थे जो कि इनके मानने, इनके रिलीजन के अकॉर्डिंग, इनके कल्चर के अकॉर्डिंग इनको एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी देखें तो रशियन डोमिनेशन जो था वो रशिया के कोलैप्स होने का जो है, एंड ऑफ बायोपोलरिटी का मतलब एक पोल के खत्म होने का जो है कारण बनता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। अफगानिस्तान इन्वेजन 1979। ठीक है, ठीक है, देखो ड्रॉबैक क्या था कि जो ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी 1979 में एक डिसीजन लेती है कि ये क्या करेंगे, अफगानिस्तान में इन्वेड करेंगे, इनकी फोर्सेस यहाँ पे क्या करेगी, इन्वेड करेगी। इन्होंने अपनी फोर्सेस को यहाँ पे भेज दिया। जब ये फोर्सेस यहाँ पे आई तो पता चला कि ये फोर्सेस यहाँ पे जब इनसे लड़ने लगी, किससे, अफगानी लोगों से, तालिबानी लोगों से लड़ने लगी, तो यहाँ पर इन फोर्सेस को क्या हुआ, हार का सामना देना देखना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे जो है अफगानियों ने जो है इन रशियन फोर्सेस को डिफीट कर दिया, हरा दिया, जिसकी वजह से रशिया की रेपुटेशन को क्या हुआ, यूएसएसआर की रेपुटेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। ठीक है, भाई अकेले यूएसएसआर केवल एक कंट्री तो नहीं था ना, वो ग्रुप था, ग्रुप ऑफ कंट्रीज था, 15 कंट्रीज का ग्रुप था। तो जो इमेज बनी इसकी, ये इमेज क्या हो गई, यहाँ पे इसकी कोलैप्स हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो देखा जाए तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का अफगानिस्तान इन्वेजन का जो डिसीजन था वो क्या हुआ, इनके अगेंस्ट चला गया, लोग खफा हो गए। ठीक है ना, नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या था इनका, आर्म रेस। ठीक है, क्योंकि हमें पता कि ये हम साथ, अगर हम देख रहे हैं कि ये द एंड ऑफ बायोपोलरिटी, तो आपको पता होगा कि इसी टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है, 1945 से 1989 या 1991, ठीक है,
ठीक है। इस वाले पीरियड को हम किस नाम से भी जानते हैं? कोल्ड वार एरा। ठीक है, कोल्ड वार एरा के नाम से भी जानते हैं। जब ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, जब देख रहे हैं इस सिस्टम को, तो हमें साथ में ये बात भी याद रखना है कि ये जो पीरियड है, ये जो टाइम जो चल रहा है, ये टाइम किसका है? कोल्ड वार का भी टाइम है। ठीक है ना? तो जब कोल्ड वार का टाइम है, तो कोल्ड वार में क्या हुआ था? दो ग्रुप थे। कौन कौन से ग्रुप? यूएसए और यूएसएसआर। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे? पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे थे कि हम ज्यादा ताकतवर हैं, ये कह रहा था कि हम ज्यादा ताकतवर हैं, और ये एक दूसरे को ताकतवर बनने के चक्कर में ये क्या कर रहे थे? एक दूसरे से आर्म रेस कर रहे थे। ठीक है, खूब सारे वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे। और जब ये प्रोडक्शन हो रहा था, तो इसमें क्या हो रहा था? इकोनॉमी का एक लार्ज हिस्सा, ठीक है, लार्ज पार्ट क्या हो रहा था? पार्ट कहाँ खर्च हो रहा था? यहाँ पे खर्च हो रहा था। ठीक है, जो जीडीपी है, जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कहाँ खर्च कर रहे थे? ये आर्म्स के प्रोडक्शन में। ठीक है ना? अब जब ये आर्म्स का प्रोडक्शन पर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, तो लोगों के ऊपर, ठीक है, लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जो खर्च होगा, वो स्वाभाविक सी बात है कि इनका कम हो जाएगा। तो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट निकल के आता है, वो यहीं से निकल के आता है। ठीक है ना? ठीक है, देखो। अच्छा, जब ये जब लार्ज हिस्सा इसका इकोनॉमी का खत्म कर रहे थे, किस पे? अपने वेपन्स को बनाने में, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे किसकी? गुड्स की शॉर्टेज होने लगी। गुड्स की क्या होने लगी? शॉर्टेज होने लगी। जब गुड्स की शॉर्टेज होगी, तो लोगों को खाने पीने के लिए जो चीजें जरूरी है, वो क्या करेंगे? ये इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, फिर इनको ये जो है, ये गुड्स जो था क्या करना पड़ा? इंपोर्ट करने पड़ा। ठीक है, इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए इसे क्या करना पड़ा? इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। यहीं पे देख लो। कंट्रोल्ड ओवर कल्चरल अफेयर। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात किया था इसके बारे में, कि जो डिसीजन है वो कहाँ से लिए जा रहा है? रसिया से लिए जा रहे हैं। ठीक है, इनका कल्चर अलग है, इनके रिलीजन अलग हैं, फेद अलग हैं। तो जो कंट्रोल था वो बेसिकली इन कल्चर्स को लेकर, एशियन कंट्रीज के कल्चर को, बेसिकली वो मुस्लिम कंट्रीज थे, तो कल्चर जाहिर सी बात है डिफरेंट हो गया। ठीक है, यूरोपियन क्रिश्चियन कंट्री हैं, तो उनका अलग हो गया। लेकिन डोमिनेशन किसका चल रहा था? रशिया का चल रहा था। लेकिन यही क्या कर रहा था? इस सभी कल्चर को जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, इनके बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से जो है यूरोपियन कंट्री और सेंट्रल एशियन कंट्री क्या होते जा रहे थे? धीरे धीरे यूएसएसआर के अगेंस्ट होते जा रहे थे, इससे कोलैप्स की मांग करने लग गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, 6 पॉइंट। प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी देखो। अब पूरा सिस्टम एक बार रिकॉल करो अपने माइंड में, और आप देखोगे कि हमने एक सिस्टम पढ़ा था, क्या? मशीनरी, है ना? पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत क्या पढ़ा था? मशीनरी पढ़ा था, है ना? मशीनरी। इस मशीनरी के अंतर्गत हमने देखा था क्या? पिन टू कार का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं कौन? रशियन इंडस्ट्रीज। लेकिन जो पिन टू कार का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, जो प्रोडक्शन हो रहा था, इसकी जो टेक्नोलॉजी थी, वो क्या थी? अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। जो उनकी क्वालिटी थी, वो क्वालिटी क्या थी? अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। जैसा कि अमेरिका में जो प्रोडक्शन हो रहा था, पिन टू कार, जो भी कुछ वो बना रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, उनकी जो गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी, वो बहुत अच्छी होती थी। ठीक है, और इनसे एक दो स्टेप आगे ही रहती थी टेक्नोलॉजिकली भी, है ना? ज्यादा एडवांस हुआ करती थी। तो ये भी बना रहे थे पिन टू कार, लेकिन इनका जो है टेक्नोलॉजी और जो इनका जो ड्यूरेबिलिटी, या जो कह लो कि उसकी मजबूती जो थी, या जो फीचर की बात कर लो, तो वो जो है उतने अच्छे
एडवांस नहीं थे जितने कि अमेरिका के थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्टिविटी तो कर रहे थे, लेकिन उसकी जो अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखें तो उतने ज्यादा क्या है, एडवांस नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी क्या है, अमेरिकन प्रोडक्ट के कंपेयर में देखें तो ये खराब प्रोडक्ट होते थे क्वालिटी वाइज भी। ठीक है, तो ये हम देखते हैं, तो ये कुछ ड्रॉबैक हमें देखने को मिलते हैं। एक बार वापस इसको देखो, एंड ऑफ डेमोक्रेसी, इन्होंने क्या किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच को इन्होंने बैन कर दिया, डेमोक्रेसी को बैन कर दिया, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी कर दी, है ना, नो ऑपोजिशन किया। ठीक है, लोगों को अपनी जो डेमोक्रेसी को लेकर जो फील होती थी, गवर्नमेंट को लेकर जो फील होती थी, उसको एक्सप्रेस करने नहीं देते थे लोग। कभी कदार कार्टून के माध्यम से, है ना, छोटे मोटे कोई लेक्चर लेख के माध्यम से, पेपरों में कभी कदार कोने कतरे में जो है इनकी जो है इस पॉलिटिकल जो फीलिंग होती थी उसको एक्सप्रेस किया जाता था। लेकिन मेजरली कोई भी ऐसा नहीं था कि जो इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके इनका जो है अगेंस्ट जा सके। सेकंड क्या था, रशियन डोमिनेशन। ठीक है, अगर हम देखें तो यूएसएसआर 15 कंट्रीज को मिलाकर जो है बना हुआ था, लेकिन उस सब में जो है 15 देशों में रशिया की क्या थी, डोमिनेशन थी। सारे डिसीजन रशिया में बैठ के लिए जाते थे। अब पोलैंड में क्या हो रहा है, कैसा कल्चर है, कैसी सोसाइटी है, क्या फेद है, क्या प्रैक्टिस है, ये सब कुछ नहीं उनको पता। बस उन्होंने एक डिसीजन ले लिया और उसे इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये चाहे यूरोपियन कंट्री हो, चाहे सेंट्रल एशियन कंट्री हो, वहां पे फोर्सफुली उन्हें लागू कर दिया जाता था, जिससे कि वहां के लोग क्या हो गए, इस सिस्टम के अगेंस्ट हो गए, इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए। अफगानिस्तान इन्वेजन, ठीक है, 1979 रशियन गवर्नमेंट ने या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया 1979 में कि रशियन फोर्सेस कहाँ जाएंगी, अफगानिस्तान में इन्वेजन करेंगी, उसे जीतने की कोशिश करेंगी। तो अफगानियों ने जो है इस इन्वेजन का जो है कड़ा विरोध किया, और इसमें जो है रशियंस की या यूएसएसआर की फोर्सेस की हार हुई, और ये बहुत ज्यादा इनके बदनामी का कारण बनी कि इनकी रेपुटेशन को यहाँ पे क्या हुआ, बहुत बड़ा धक्का लगा। ठीक है ना, आर्म रेस, चूंकि ये पीरियड कैसा था, कोल्ड वॉर एरा का टाइम था, तो यहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्या लगी हुई थी, आर्म रेस लगी हुई थी। अपने आप को पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहे थे दोनों देश, जिससे क्या रहता है, इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस आर्म्स के प्रोडक्शन पे लगा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो गई, फूड शॉर्टेज हो गई, है ना, जो गुड्स थे, है ना, जो बेसिक नीड्स थी उनकी क्या हो रही थी, शॉर्टेज हो रही थी। तो जिसकी वजह से ये जो शॉर्ट मटेरियल थे, जो गुड्स थे, उनको क्या करना पड़ रहा था, इनको इंपोर्ट करना पड़ रहा था फ्रेंडली नेशन से। ठीक है, कंट्रोल्ड ओवर कल्चरल अफेयर। ठीक है, रशिया डोमिनेशन थी, तो ये क्या करता था, सभी तरह के चाहे कल्चरल रिलीजियस जैसे भी अफेयर्स होते थे उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता था। प्रोडक्टिविटी क्या थी, पिन टू कार सब कुछ ये बनाते थे। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, क्वालिटी की बात करें, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी की बात करें, तो ये उतने ज्यादा सक्षम नहीं थे जितना कि अमेरिकन प्रोडक्ट हुआ करते थे। तो ये कुछ कारण थे, ये कुछ ड्रॉबैक थे, जिसकी वजह से सोवियत सिस्टम क्या होता है, कोलैप्स होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, जब हम दोबारा क्लास में मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे गोर्बाचेव एंड यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, कि किस प्रकार से जो है गोर्बाचेव है रशियन यूएसएसआर के कोलैप्स होने का एक कारण बनते हैं, किस प्रकार से जो है गोर्बाचेव को जो है रिस्पॉन्सिबल माना गया यूएसएसआर के कोलैप्स होने का। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हमारा ये जो लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।